हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी पर। और ये है हमारा यूपीएससी 2020 रिवीजन सीरीज एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस। और चैप्टर 1 to 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है चैप्टर 5 अबाउट मी। आई हैव गिवन यूपीएससी मेंस 5 टाइम्स एंड इंटरव्यू 3 टाइम्स, एंड आई क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 एग्जाम, and now I am trying to help civil services aspirant through my lectures। तो अब हम देखते हैं चैप्टर 5 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब एनवायरमेंट का पोल्यूशन। अब इसमें हम देखें, ये सॉरी थोड़ा सा एडिटिंग पहले से होगी, मैं पढ़ा रहा था, वीडियो थोड़ा ख़राब हो गया, अब फिर से इसको चलाना पड़ रहा है, इसलिए ये गड़बड़ आ रही है। तो ये आपके प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो जैसा है वैसे के वैसे ही आपका पोल्यूट कर रहा है, जैसे डीडीटी, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, वो यूं का यूं ही पोल्यूट करेगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो फॉर्म चेंज करके पोल्यूट कर रहा है, पैन जैसे ओजोन के साथ मिलके ये पोल्यूट करेगा। फिर अपने आते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में उसकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी तब, जैसे CO2 SO2। क्वालिटेटिव उसकी सिंपल क्वालिटी ही, उसका प्रेजेंस, मियर प्रेजेंस इज पॉल्यूटिंग, जैसे लेड, आर्सेनिक वगैरह। ठीक है। अब हमारे पास ये हो सकते हैं नेचुरल, जो नेचुरली प्रेजेंट हो, एंथ्रोपोजेनिक जो आपके आदमी के द्वारा बनाए गए हों वो होंगे। अब हमारे पास एयर पोल्यूशन में क्या क्या आते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देता और ब्लू कलर हो जाता है स्किन का, साइनोसिस जिसे हम बोलते हैं। अब उसमें उसके बाद हमारे पास एयर पोल्यूशन में CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड, ओजोन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SO2, NO2, बहुत सारे होते हैं। आपका जो स्मोक होता है, स्मोक में स्मोक होती है प्लस फॉग होती है, इसमें SO2 और NO2 होता है। इसी में जब सनलाइट मिल जाएगी तो फोटोकेमिकल स्मोक, सनलाइट और इसमें ओजोन प्लस पैन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये विजिबिलिटी को कम कर देता है हेजीनेस के कारण। लंग्स में जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन पे जाएगा तो ईचिंग की प्रॉब्लम्स, हड्डियों में जाएगा तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम, और ये यूवी रेडिएशन जो अच्छी होती है उनके भी डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ देम। समर में ये आते हैं और इसका ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ओजोन है, ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट रहेगा। इंडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन हमारे होते हैं रूरल, अर्बन, सब जगह मिलता है इसमें पॉल्यूटेंट्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तंबाकू हो सकता है। बायोलॉजिकल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पोलन ग्रेन हो गया, माइट हो गया, फंगस हो गया, फॉर्मल्डिहाइड आ सकते हैं, रेडोन्स आ सकते हैं, एस्बेस्टोस, पेस्टिसाइड्स, ये एग्जांपल्स है, कॉमन एग्जांपल्स है। फिर अपने पास आता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ब्रिक क्लिन्स और इन सब से, कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इसके कंपोजिशन में एल्यूमिनियम, सिलिका डाइऑक्साइड, थ्राइस, सिलिका डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब मिलेंगे। और ये पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है इनको कैप्चर करने के लिए। इनका यूज आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर दिया है कि हम सीमेंट वगैरह बनाने में इनको यूज करेंगे ही करेंगे। सीमेंट बनाने में आप इनको यूज कर सकते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हैं, रोड बनाने में, वेस्टलैंड को रिक्लेम करने में, उस जगह फ्लाई ऐश डाल दो तो वो रिक्लेम हो जाएगी, वहां पे फिर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मरकरी। मरकरी से बहुत ही फेमस डिजीज होती है मीनामाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या होएगा, नींद नहीं आती, नर्वस सिस्टम इरिटेबिलिटी। देखिए मोस्ट ऑफ द जो मेटल पॉइजनिंग होएगी उनमें सिम्टम्स कॉमन से ही रहते हैं, CNS के भी आएंगे, CVS के भी आएंगे, हार्ट में भी आएगा, सब जगह आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, बट नाम इंपॉर्टेंट है, नाम सबके अलग अलग होते हैं तो ध्यान रखना है। फिर आपका लेड है, लेड ब्रेन में जमा हो सकता है, किडनी, CNS, इंटेलिजेंस, RBC, ये सेम सेम। कैडमियम है, कैडमियम का बेसिकली हम हार्ट और नी जॉइंट्स में ज्यादा जमता है। ठीक है। और फिर है सिलिका, आपका सिलिका से सिलिकोसिस, नाम से ही पता चल रहा है सिलिकोसिस। कॉटन और शुगर, शुगर से होता है बैगोसिस, कॉटन से बायसिनोसिस। याद कैसे रखेंगे, बैग में भर के गन्ने की बोरियां, तो बैग में गन्ने भर के ले जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बैगोसिस, और कॉटन लेके जाते हैं तो बायसिनोसिस। ठीक है। और इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, ये तो हर जगह हो सकता है, आपकी हेल्थ पे हो सकता है, वेजिटेशन कम हो सकती है, एनिमल्स पे हो सकता है। और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन, जो पोल्यूटेंट है आप उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो और भेज सकते हो। ठीक है। इसमें कोई ज्यादा तीन पाँच नहीं करना, जो है वो है।
अब उसके बाद हम देखते हैं जैसे पार्टिकुलेट मैटर, इनको दूर करने के लिए हमें चाहिए अरेस्टर्स जो इसको अरेस्ट कर लेंगे, या स्क्रबर्स जिन पे ये चिपक जाते हैं। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें क्या क्या लिए गए हैं। तो जैसे हमारे पास नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए है, ये सीपीसीबी ने बनाया था, ये कलर कोडिंग होते हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल में जो हमारे करंट में न्यूज़ रहती हैं वही हमें देखना है, इनका हम सिर्फ ओवरव्यू ही लेंगे। फिर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें 12 पॉल्यूटेंट्स को यूज़ करके आप एक स्टैंडर्ड्स बनाते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आपके सोर्सेज हो सकते हैं पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, जैसे हमने पहले भी देखा था, जिसको आप डिफाइन कर सकोगे कि हाँ यहाँ से आया है इंडस्ट्री वगैरह, वो पॉइंट हो जाएंगे। रेनफॉल और इन सबसे ड्रेनेज से वो नॉन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है जैसे कम्युनिटी का वेस्ट वाटर आता है, पुट्रेसिबिलिटी जो डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है किसी भी ऑर्गेनिक को, वो पुट्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ओके। अब हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, थर्मल पॉल्यूशन। वाटर का भी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर बहुत ही जरूरी है, अगर उससे ऊपर या नीचे जाता है तो वो थर्मल पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अंडरग्राउंड वाटर है वो भी हमारा पोल्यूट हो जाता है। मैरिन पॉल्यूशन जो आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और सी ही हमारा अल्टीमेट श्रिंक भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑयल स्पिल्स भी आ जाते हैं। ऑयल स्पिल्स क्या है, अब ओशन के ऊपर पानी गिर, ऑयल गिर गया, ऑयल की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके ऊपर ऑयल चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, फैदर उनके चिपक जाते हैं, पक्षी उड़ नहीं पाते, फिश हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सब उसके इफेक्ट हो गए। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि बीओडी, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाती है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी बढ़ जाती है। बीओडी और सीओडी में क्या डिफरेंस है, बीओडी इज जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो हो जाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल्स का यूज करके हम बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को ही डिकम्पोज करते हैं, उसके लिए जो ऑक्सीजन डिमांड चाहिए वो होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब पोल्यूशन होएगा तो आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो घट जाती है। अगर ये 8 से कम है तो हम इसको कंटेमिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं, और 4 से कम है तो हाईली, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका इंडिकेटर हमारे पास होता है ट्यूबिफ्लेक्स एनिलिड वॉर्म, ये सर्वाइव कर सकता है पॉल्यूटेड में भी, तो इसलिए ये इंडिकेटर है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। इसके बाद कैडमियम, कैडमियम के डिपोजिशन से इथाई इथाई आउच आउच, तो इसको मैंने याद कर रखा है कि जैसे हाथ यहाँ पे रखा, कैडमियम जम गया तो इथाई इथाई, और घुटनों पे रखा तो आउच आउच, तो जॉइंट्स में गया तो इसको हम इथाई इथाई आउच आउच डिजीज बोलते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब लेड है, लेड हमारा जमा होता है टीथ्स में, तो आपके ब्लूइश टीथ हो जाते हैं। उसके अलावा मसल पावर भी कम हो जाती है, एनीमिया और हेडेक भी हो जाता है, ठीक है। तो हम ध्यान रख सकते हैं लेड, लड़ाई से याद रख सकते हैं, लड़ाई होता है तो मसल पावर चाहिए होती है, दांत पे मारेंगे दांत टूटेंगे, ब्लोइश हो जाएगा और सर दर्द हो जाता है लड़ाई करने के बाद, तो इसलिए लेड ऐसे याद रखा जा सकता है। फिर हमारे पास आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोजन जो आपकी हीमोग्लोबिन से अटैच होगी तो वो बनाती है मिथ हीमोग्लोबिन, और इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सेम कंडीशन जो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन में थी, ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमारी रुक गई थी, यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होनी चाहिए वो अटैच नहीं हो पाती है, और वहां पे उसकी जगह पे नाइट्रोजन अटैच होती है, जिसकी वजह से मिथ हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्लोरीन के डिपोजिशन से क्या आएगा, फ्लोरोसिस। ये आपके दांतों में जमा हो सकता है या स्केल्टन में जमा हो सकता है, तो इसमें फ्लोरोसिस दांतों वाले को बोलते हैं। स्केल्टल फ्लोरोसिस जो आपकी बोन्स में जमा होता है उसको बोलते हैं। इससे बोन आपकी हार्ड हो जाएंगी और ब्रिटल हो जाएगी, मतलब इजीली टूट सकती है। टॉलरेंस जो हमारे फ्लोरीन की होती है वो 1.5 ppm के आसपास होती है। और फिर आपकी जो आर्सेनिक लीचिंग होती है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर से होती है, मोस्ट कॉमनली यही देखा गया है। आर्सेनिक से रिलेटेड ये एक सवाल पहले भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फुट डिजीज किससे होती है, आर्सेनिक से होती है। आप गैंग्रीन बन जाता है और ब्लैक फुट बन जाता है। इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, डायरिया, हाइपर केराटोसिस, मतलब बाल बढ़ जाते हैं, अलग अलग जगह पे आने लग जाते हैं, न्यूराइटिस, पेन हो सकता है आपको। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप, राइपेरिन बफर्स बनाइए। बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। आप सीवेज को ट्रीट करिए अच्छे से, उसमें पॉल्यूटेंट्स नहीं रहने चाहिए,
वाटर हाइंथ, यूकेलिप्टस, इनको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे ऑयल स्पिल्स के लिए स्पेसिफिकली क्या है, ये 4-5 चीजें आप याद रखिए। सुडोमोनास पुटिटा, ये हमारे एक साइंटिस्ट ने ही बनाया था, तो ये याद रखना। ऑयल जैपर बैक्टीरिया हमें याद रखना है। ब्रिगोली याद रखना है, सॉडस्ट होती है ये, मतलब आपका जो लकड़ी से कट के जो बुरादा जो बचता है उसको हम बोलते हैं, और उसका वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। रिसेंटली कई स्टूडेंट्स ने इनोवेशन के तौर पे क्या किया था कि फेदर्स को भी यूज करके या हेयर्स को भी यूज करके ऑयल स्पिल्स का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल पोल्यूशन। देखो सॉइल मतलब सॉइल में अनवांटेड चीज ऐड होगी, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, यही कॉमन सोर्सेज रहेंगे आपके, इंडस्ट्रियल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डिस्कार्डेड मटेरियल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एसिड रेन, ये सब ऐड हो जाएंगे। इसके टाइप क्या हो सकते हैं, देखो एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल से हो सकता है, अर्बन एक्टिविटीज से हो सकता है। इफेक्ट क्या रहेगा, आपके एग्रीकल्चर हेल्थ पे इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा सॉइल का सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में। एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो पौधे ही खराब हो गए, उनको खाने वाले जानवर ही खराब हो गए, तो ऐसे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होएगा, अर्बन एरियाज में इफेक्ट होएगा। उसके बाद कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं, देखो पोल्यूशन को रोको, 4R, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये कॉमन अपने होते ही है। उसके अलावा अपन पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्टिसाइड यूज करें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, ट्रीटमेंट करें। ठीक है, ये सब मेजर्स हम यूज करके इस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। और अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये कर्सर मूव कर रहा है, मुझे लग रहा है कहीं फिर से ना रुक जाए ये वीडियो। चलो, अब चल रहा है। सॉइल पोल्यूशन के बाद हम देखते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉइज के बाद आपकी बढ़ गई है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा साइलेंट जोन होता है उसमें होते हैं 40-50, बस ये याद रखो। साइलेंट जोन में कितनी होगी, 40 से 50 डेसिबल। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 40-50 साइलेंट जोन में रहती है। और ये साइलेंट जोन कौन सा होता है, 100 मीटर के दायरे में आते हैं हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट या रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा, खुद ही समझ लो यार, ज्यादा तेज अगर आवाज सुनने में आती है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, साइकोलॉजिकल हो जाता है, परफॉर्मेंस आपकी कम हो जाएगी, सीएनएस, स्लीप वगैरह में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, फिर हम देखें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल, आप सोर्स पे ही उसका ट्रांसमिशन ही रोक दो, जो अपनी नॉइज आ रही है उसको ही रोक दिया। ठीक है, या फिर आप कान में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हो। रेडियो एक्टिव, उसके बाद हम देखते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से होएगा, इसमें हमारे पास हो सकती है अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, और भी अलग अलग टाइप की रेडिएशन हो सकती है। ये जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस से निकलती हैं और बाहर आके अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। जो आयनाइजिंग होगी वो टकरा के आयन्स बना देती है, और नॉन आयनाइजिंग ऐसा नहीं करेगी। तो ज्यादा जो हार्मफुल होगी वो आयनाइजिंग होगी, इससे कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। अब हम देखें सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इनके रेडिएशंस के, तो नेचुरल सोर्स हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं। नेचुरल में हमारे पास रेडोन, यूरेनियम, थोरियम, कोबाल्ट, और क्या, कार्बन। तो इसमें 14, 42 तक, इसमें देखोगे तो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इवन होने पे ज्यादा चांसेस है। मैनमेड भी हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट से रिलीज होगी, माइनिंग से रिलीज होगी, या हम थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं, मेडिसिन में, फॉर थेरेपेटिक पर्पस। ठीक है, अब पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी टी हाफ क्या होता है, जब आपका जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो हाफ रह जाए, उस पीरियड को हम बोलते हैं टी हाफ। नॉन आयनाइजिंग क्या होती है, ये शॉर्ट वेव्स होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, इनकी पेनिट्रेशन रेंज बहुत ही कम होती है, ये आइज पे भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब हम देखें स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, जैसे रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में बहुत सारी रोशनी पड़ गई और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो गई, एल्बिडो, बिकॉज ऑफ द एल्बिडो, रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द स्नो। स्नो की रिफ्लेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप देखोगे कि अगर आप बर्फ वाले एरिया में जाते हो तो वहां पे गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन बहुत ही हैवी होता है। फिर इसकी वजह से आपके सनबर्न भी हो सकता है, स्किन कैपिलरीज को भी ये डैमेज कर सकता है। आयनाइजिंग जो होंगी उसमें अपने पास आती है एक्सरे, कॉस्मिक, और एटॉमिक रेडिएशंस। हाई पेनिट्रेशन होती है इनकी, ठीक है, उनकी पेनिट्रेशन कम होती थी, इनकी पेनिट्रेशन हाई होती है। ये बर्न, कैंसर, म्यूटेशन ये सब कर सकती है। एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन होती हैं
ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है ई वेस्ट। जिस लैपटॉप से हम पढ़ रहे हैं, जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो देखो दे आर नॉट हैजार्डस अगर आप प्रॉपरली प्लान करके चलोगे। जैसे गवर्नमेंट रूल्स लेके आई है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ई वेस्ट रूल्स, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे करंट में कवर हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ जनरल देख रहे हैं। अगर आप उसको स्टॉक अच्छे से करोगे, सेफ स्टोरेज और रिसाइकिल कर लेंगे, तो हमें इतनी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, ई वेस्ट से उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब फिर से वही आ गया, लेड है हमारा, वो हमने देखा ही था, लेड लड़ाई। और ये आपका सी एन एस किडनी रिप्रोडक्शन ब्रेन में भी प्रॉब्लम करेगा। कैडमियम है, कैडमियम हमारा भाई हार्ट किडनी और यहाँ पे अकुमुलेट हो जाता है। फिर हमें मरकरी याद रखना है, ब्रेन किडनी फीटस में भी जा सकता है और इससे डिजीज होती है मीनामाटा डिजीज। मीनामाटा इंपॉर्टेंट है, मीनामाटा आपको याद रखना है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम्स होते हैं जो कि पीवीसी में गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट्स में यूज करे जाते हैं। ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं और दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे पास आते हैं बीएफआरस। ये क्या होते हैं, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। ये आपकी प्लास्टिक उसमें यूज करे जाते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या सर्किट बोर्ड जो होते हैं वहां पे यूज करे जाते हैं। ये इनहेल वगैरह करके दिक्कत कर सकते हैं। फिर आपका आता है बेरियम। बेरियम से स्वेलिंग हो सकती है, मसल वीक हो सकती हैं और आपके हार्ट में, लीवर में, स्प्लीन में ये जाके अटैच हो सकता है। फिर हमारा आता है बेरिलियम। ये भी कैंसर कर सकता है, स्किन को प्रॉब्लम कर सकता है, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, वुंड हीलिंग में सारी चीजें ही प्रॉब्लम कर सकती हैं जो भी पोल्यूटेंट्स होता है।